डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। भले ही मेरे आसपास भीड़ बहुत ज्यादा थी, मैं किसी की आवाज सुन नहीं पा रहा था। गाने की ये आवाज मेरे कानों को चीरती जा रही थी, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं था। आसपास पूरी की पूरी भीड़ बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। क्लब में नाचने का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा था। आखिर इतना ज्यादा शोर कौन करता है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई और सबने उस लड़के के पास जाकर कहा कि आवाज तुम्हें थोड़ी कम तो करनी होगी, ताकि हम आपस में कुछ बात तो कर पाएं। कान के पास अपना मुंह लाने के बावजूद भी हम बात नहीं कर पा रहे थे, और मैं भी क्रिस्टीना से कुछ प्यार की बातें करना चाहता था। पिछले 3 महीनों से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, और मैं क्रिस्टीना से थोड़ा सा प्यार करने लगा था। लेकिन तभी उसकी वो बुरी आदतें जब मेरी आंखों के सामने आना शुरू हुई, मैं समझने लगा ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, और यहाँ पर मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता था। लेकिन आवाज़ इतनी तेज़, मैं कुछ कह नहीं पा रहा। जिसके बाद मैंने क्रिस्टीना को खींचा, क्लब से बाहर लेकर आया, और वहाँ मैंने उसको कहा, देखो क्रिस्टीना, ये रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। शुरू में मुझे लगा था कि हमारी आदतें बिल्कुल एक जैसी हैं, हम दोनों का प्यार आगे बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हारी कुछ बुरी आदतें जो तुम छोड़ नहीं पा रही हो। शुरू में तुमने कहा था कि ये सिगरेट तुमने पहली बार पी है, लेकिन उसके बाद हर रोज मैंने तुम्हें सिगरेट पीते हुए देखा। तुम कह रही थी आदत लगने से पहले तुम छोड़ दोगी, लेकिन इतना समय हो चुका है, तुम ना तो सिगरेट छोड़ पाई हो, ना शराब छोड़ पा रही हो, और कल मैंने तुम्हें एक लड़के के साथ घूमते हुए देखा। मैंने बताया था ना, मुझे यह सब पसंद नहीं है। फिर क्रिस्टीना मुझ पर भड़कने लगी, कहने लगी कि मैं उसकी आज़ादी में अड़ंगा डाल रहा हूं। आखिर उसे भी आज़ादी से जीने का हक है। मैंने उसको समझाया, देखो रिलेशनशिप में तुम्हें और आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ घूमो, लेकिन बुरी आदतों को त्यागना भी सही होगा। उसने कहा, नहीं, यहाँ इंग्लैंड में आज़ादी है, आप एक बॉयफ्रेंड बनाओ या कई बनाओ। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रहना चाहते तो चले जाओ। सभी इंडियंस ऐसे ही हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं बस टाइम पास करना चाहती थी। तुम्हारे पास रुपए थोड़े ज़्यादा थे, इसीलिए तुम्हारे साथ एंजॉय तो किया, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे मेरे दोस्तों के सामने जलील किया और मुझे छोड़ दिया। गुस्सा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मेरे दोस्त आशीष ने मुझे समझाया, देखो मैंने पहले कहा था किसी इंडियन लड़की से प्यार करो ना, यहाँ मिल जाएंगी बहुत सारी अच्छी लड़कियाँ। तुम भी यार इस गोरी के पीछे पड़ गए। दिखने में अच्छी है, लेकिन मैं शुरू से कह रहा था ये ड्रग्स लेती है, ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेती है यार, शराब पीती है, सिगरेट पीती है, और तू कितना सीधा साधा, तू तो कभी क्लब में नहीं आया, इसके कारण तू क्लब में आने लगा। यहाँ कई बार इसने तुझे शराब पिलाने की कोशिश की, जबकि तू शराब नहीं पीता। मेरे आंखों में थोड़े से आंसू थे, लेकिन अच्छे दोस्त गम में आपका साथ देते हैं और गम को दूर कर देते हैं। मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी थी। मैं भारत से यहाँ पर आया था, भले ही भारत में कहीं भी पढ़ सकता था। शाही घराने से था मैं, बहुत अमीर। कभी हमारे पूर्वज उस इलाके में, उस राज्य में राज किया करते थे। अब भी हमारी इज्जत बहुत ज़्यादा है, लेकिन आंखों में सपना था कि मैं विदेश में पढ़ूंगा। अपने भाई के साथ झगड़ा भी किया था। मेरा भाई कह रहा था देश के कोने में किसी भी कॉलेज को पकड़ लो, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा, बताओ तो सही। लेकिन मेरा शौक था कि मैं इंग्लैंड आकर पढ़ूंगा। पता नहीं क्यों शुरू से मैं मानता था मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसका रंग दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद हो। लेकिन अब समझ में आना शुरू हो गया, अपने अपने ही होते हैं। रंग के पीछे भागते भागते मैं संस्कृति को
पीछे खो दूंगा। ग्रेजुएशन हो चुकी थी और मैं पहले सोचता था पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं पर करूंगा, मास्टर्स डिग्री यहीं से लेकर जाऊंगा। लेकिन अपने भाई से बातें करते करते उस रात मैं टूट गया था। मेरे भाई की शादी पिछले साल हुई थी। मैं अपने भाई की शादी पर भी नहीं जा सका। उससे पहले झगड़ा हो गया और मैं जिद्दी था। जब जिद करने की बारी आती मैं जिद पर अड़ जाया करता था। मेरे भाई से बातें करते वक्त उस रात मैं टूट गया। भाई के सामने ही रोने लगा और मेरा भाई मुझे समझाता जा रहा था। तो क्या हुआ? अबे लड़की छोड़कर चली गई, कोई बात नहीं। मैंने तुझसे पहले कहा था हम शाही परिवार से हैं, यहाँ तुझे सुंदर से सुंदर लड़कियां सामने लाकर दिखाई जाएंगी। शाही परिवार से एक्ट्रेस, एयर होस्टेस, तू बता तो सही किससे शादी करना चाहता है? देख, तूने अब तक अपनी भाभी को देखा नहीं है, एक बार तू देख लेगा तुझे समझ में आएगा। भारतीय लड़कियों से सुंदर लड़कियां कहीं नहीं मिलेंगी और तेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लाकर देंगे। देख, रो मत, मुझसे देखा नहीं जाएगा। मेरे भाई आजा यहाँ, छोड़ आना। विदेश की धरती हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो भारत की धरती ही प्यार है। उससे पहले मुझे मेरे भाई की बातें समझ में नहीं आ रही थीं। इस चकाचौंध में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस यहीं के लिए बना हूं। लेकिन धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होकर, अपनों से दूर होकर मुझे मन में जैसे कुछ कमी महसूस हो रही। और फिर मैंने ठान लिया मैं वापस जाऊंगा। कैसे मेरा बचपन गुजरा करता था, जहां जाने का मन होता मैं वहां जाया करता। वो तो गलती से मेरे मामा जी मुझे यहाँ पर एक बार इंग्लैंड घुमाने के लिए ले आए थे। 1 हफ्ते के लिए आया था मैं और मुझे लगा यही तो ज़िंदगी है, यहीं के लिए मैं बना हूँ। बस वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने रविवार की वो फ्लाइट बुक की। जैसे ही वापस घर पहुँचा, मेरे पिता मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। मैं अपने पिता से झगड़ा करके यहाँ पर आया था। 3 साल बीत गए, मेरी बात मेरे पिता से नहीं हुई थी। हमारा इतना बड़ा घर, ये घर नहीं एक बड़ा महल था, हमारा पुश्तैनी महल। यहाँ पर लगभग 70 कमरे थे, 6 मंजिला ये बड़ा महल। और यहाँ पर तो कई परिवार रहा करते थे। मेरे मामा जी भी यहाँ पर रहते थे, मेरे चाचा जी भी, मेरा भाई, मेरे पिता, मेरी माँ। अलग अलग कमरों में सजाकर हर चीज़ रखी हुई थी। मुझे बहुत याद आया करती थी अपने इस घर की। मेरे पिता भले ही वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन मेरी माँ आरती की थाली लिए मेरी आंखों के सामने खड़ी। उनके आंखों से आंसू रुक नहीं पाए और मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया। और फिर उसके बाद मेरे भाई ने मुझे 2 चमाटे लगाई। फिर मुझे गले से लगाकर कहा, दोबारा यहाँ से दूर मत जाना। देख, तेरे बिना मन नहीं लगा करता था। वहाँ पर मैं 2 बार आया, तू मुझसे मिलने नहीं आया। इसके बाद झगड़ा खत्म हुआ। मेरी माँ मेरे पिता को खींच कर लेकर आई। फिर मेरे पिता ने भी मुझे गले से लगाया। मेरे पिता की आंखों में आंसू आ गए थे, जिसके बाद मेरे भाई ने मुझे मेरी भाभी से मिलाया। सच बताऊं, मेरी भाभी सच में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैंने अपने भाई को कहा, वैसे भैया आपकी शक्ल तो किसी बंदर से कम नहीं, भाभी को आप कैसे पसंद आ गए? मेरी इस बात से वहाँ खिलखिलाहट गूंज पड़ी थी और मेरी भाभी ने भी जवाब दिया था, पता नहीं शुरू शुरू में तो अच्छे लग रहे थे, अब ऐसे बन गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है इनके ऊपर। ऐसा मजाक बहुत समय चला। रात के 12 बजे हम वहाँ टेबल के पास सोफे लगाकर बैठे हुए। परिवार के 15 सदस्य थे वहाँ पर। सब के सब मजाक कर रहे और सबकी आंखें थोड़ी देर बाद नम हो जाती। हर किसी की ज़बान पर एक ही शब्द आता, पहले कितनी रौनक लगा करती थी, जब से तुम गए हो यहाँ तो जैसे मायूसियत सी छा गई थी। अब तुम वापस आ गए हो ना, अब दोबारा वैसा ही एहसास होगा। मैंने कहा, बिल्कुल, अब मैं वापस जाने वाला नहीं और पढ़ने का मन नहीं है। सच बताऊं तो पढ़कर क्या मिलेगा, नौकरी तो मैं करूंगा नहीं। शाही परिवार से हूँ, इतने बिजनेस हैं भैया, 1-2 बिजनेस मेरे नाम कर दो ना, बस 1 घंटा वहाँ जाने का मौका मिले, बस ज़्यादा काम नहीं करना चाहता। अभी तो मेरी जवानी का समय है, घूमना फिरना चाहता हूँ। मेरे भाई ने भी कहा, तो वहाँ पर जाकर भी क्या करेगा, तू घूम फिर ले, जैसे ज़िंदगी जीना चाहता है जी ले, बाकी काम हम करते ही हैं, करते रहेंगे। भाई की यह बात सुनकर मुझे खुशी हुई। फिर मैं मिलने के लिए अपने दोस्तों के पास गया।
पहले कुछ दिन इसी तरह से गुजरे, लेकिन उसके बाद हमारे उस घर में जैसे किसी की बुरी नजर लग गई। मामा जी की सेहत खराब हुई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मेरे मामा जी के सर के ऊपर जैसे अजीब से निशान बनने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पीले पीले ये निशान उनकी चमड़ी के ऊपर किसी तरह का रोग लग गया हो। लेकिन अस्पताल में भर्ती थे, चमड़ी का इलाज चल रहा। शायद किसी दवाई से उन्हें किसी तरह का रिएक्शन हुआ, जिस कारण दिल का दौरा पड़ गया और मेरे मामा जी की मौत अस्पताल में ही हो गई। मेरे आने की खुशी वहां कुछ समय भी नहीं फैली थी कि मातम का माहौल हमारे उस घर में फैल चुका था, जिसके बाद कुछ दिनों तक घर में ऐसे ही मातम फैला रहा। कोई किसी दूसरे से ज्यादा समय बात नहीं करता था, इकट्ठे भी हम नहीं होते थे। घूमने का प्लान चल रहा था कि आसपास कहीं हम जंगलों में घूम कर आते हैं, वहां सबको हमारी पुश्तैनी जमीनें दिखाई जाएंगी, पुश्तैनी जंगल के इलाके दिखाए जाएंगे। मातम के बाद मेरी मामी जी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। अपने उस कमरे से वो बाहर नहीं निकल रही थी, जिसके बाद मेरी माँ ने मेरी मामी जी से बात करना शुरू किया। उन्हें समझाया कि अब जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। भले ही तुम्हारे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन जो जा चुका है उसे छोड़ देना चाहिए। उसके बाद जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। मेरी मामी जी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। घर में भी मनुष्यत का एहसास कुछ दिनों तक रहा। अगले रविवार मेरी मामी कमरे से चीखती हुई बाहर की तरफ निकली। उसके बाद सब अपने अपने कमरों से बाहर आ चुके थे। घर के नौकर भी वहां पर हैरान हक्के बक्के खड़े, आखिर हुआ क्या है। जिसके बाद मेरी मामी कहने लगी, वो मेरे सपने में आए और उसके बाद कमरे के अंदर थे। मैं सबसे आगे था और पूछ रहा, कौन? चोर? चोर? कोई चोर था? मामी ने कहा, नहीं, रघुराम। मेरे मामा का नाम रघुराम था और मेरी मामी कह रही थी कि वो यहाँ पर मौजूद थे। जिसके बाद मेरी माँ ने मामी जी को गले से लगाया और कहा, नहीं नहीं, वो जा चुके हैं। देखो, उन्हें याद करने की ज़्यादा कोशिश मत करो, इससे दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन मामी समझ नहीं रही। मामी ने कहा, नहीं, सच में मैंने उन्हें देखा, बेड के बिल्कुल सामने थे। उनके चेहरे के ऊपर एक निशान, वैसा ही पीला सा निशान, आंखें पूरी सफ़ेद थी किसी भूत की तरह, जैसे लाश जिंदा होकर सामने आ गई हो। हम सब मामी जी को समझा रहे थे कि लाश को जला दिया गया है, गंगा में अस्थियों को बहा दिया गया है। जो मर जाता है वापस नहीं आता। लेकिन मामी जी कहे जा रही थी, नहीं नहीं, वो वापस आए हैं, वो वापस आए हैं। मैं पागल थी, मैं डर गई, वो मिलने आए थे मुझसे, मैं पागल थी। मामी उसके बाद कमरे के अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद कर लिया। हमने दरवाज़ा बहुत बार खटखटाया। मामी जी बार बार कह रही थी, कोई अंदर नहीं आएगा, वो मुझसे मिलने आए थे, मैं पागल थी, उनसे मिल नहीं पाई। अगले 2 दिनों तक मामी जी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। ना कोई कमरे के अंदर आ पाया, ना कोई कमरे से बाहर जा पाया। 2 दिनों बाद तो मामी जी की आवाज़ भी नहीं आ रही। जिसके बाद मेरे पिता तो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने कहा, जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, मुझे लगता है भूखी प्यासी कहीं वो पागल ना हो जाए। तोड़ दो दरवाज़ा, जल्दी से दरवाज़ा तोड़ो। जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा गया, लगभग 15 नौकर लगे थे। यहाँ हमारे कमरों में लगे हुए ये शाही दरवाजे पुरानी लकड़ी के थे। इतने मोटे दरवाजे जो आसानी से तोड़े ना जा सके, लेकिन फिर भी इतने लोग लगने के बाद उन दरवाज़ों को तोड़ा गया। वो दरवाज़ा टूटने के बाद सामने सबने जो देखा ना, आंखें फटी की फटी रह गई हमारी। मामी जी बेड के ऊपर खून से सनी हुई थी, लेकिन जिंदा थी, तड़प रही, ऐसे धीरे धीरे हिलती जा रही। उनकी ज़बान को काटा गया था। ये किसी ने नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद किया था, जैसे दांतों से ज़बान को काट दिया हो। ज़बान आगे की तरफ गिरी पड़ी थी। ऐसा दृश्य जब घर में हर किसी ने देखा था ना, सब भगवान को याद करने लगे थे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये दृश्य बहुत ज़्यादा भयानक था। मामी जी को अस्पताल ले जाया गया। वो कुछ बता नहीं पा रही थी,
क्योंकि बताने के लिए ज़बान चलनी चाहिए, शब्द मुंह से बाहर निकलने चाहिए, लेकिन बार बार वो एक इशारा करे जा रही थी। एक हाथ से, क्योंकि दूसरी बाजू जैसे काम ना कर रही हो, एक हाथ से कुछ बनाने की कोशिश कर रही, कुछ दिखाने की कोशिश कर रही, जैसे पेंसिल से लिखने के लिए कुछ कह रही हो। सबको लग रहा था ये कुछ बताना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर का कहना था जल्दी से जल्दी इन्हें खून चढ़ाना होगा। ये लिख तो देंगी, लेकिन इसके बाद इनका बचना मुश्किल हो सकता है। जल्दी से जल्दी इनके शरीर में खून चढ़ाने की कोशिश करते हैं, बाद में इन्हें बचा लिया जाएगा। ये ज़्यादा खतरे में नहीं है, लेकिन खून तो चढ़ाना होगा ना। हमने डॉक्टर की बात मानी। वो रात हम अस्पताल में ही थे और अगली सुबह मेरी मामी को जैसे दिल का दौरा पड़ा हो। उस सुबह ये सदमे की तरह बात हमारे घर में जब फैली थी, सब खड़े के खड़े रह गए थे। और उस कमरे के अंदर जाकर जब हमने देखा था, मामी जी की आंखें खुली थीं, दिल का दौरा पड़ा और जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा वो डर गई हो। डर के मारे आंखें खुली की खुली रह गई थी उनकी, उंगलियां ऐसे अकड़ी पड़ी थी, पीछे की तरफ हुई, और ऐसी स्थिति में दिल का दौरा पड़ा। उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट में यही बताया गया कि किसी चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डर गई, जिस कारण दिल का दौरा उन्हें पड़ गया। लेकिन हमारे घर में मातम का माहौल था। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी, और जब किसी घर में मौत होती है, मानूसियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और 2 लोगों की मौत एक सदमे के समान होती है। घर में हमने पूजा पाठ करवाया था। पुजारी जी ने घर में आकर गंगा जल का छिड़काव किया था। 2 बाबा भी बुलाए गए ताकि घर में शुद्धिकरण का कार्य हो सके। पिताजी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। मैंने पिताजी को कहा था इससे कुछ नहीं होने वाला। ये हमारी नियति थी। शायद मामा जी की मौत के बाद मामी जी ये सदमा सहन नहीं कर पाई, इसीलिए इस सदमे में उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं रहा। लेकिन पिताजी का सवाल यही था, दिमागी संतुलन बिगड़ने के बाद दर्द तो होता है, अपनी ज़बान को ऐसे कौन काट सकता है, शरीर पर जख्म कौन कर सकता है। इस चीज़ का जवाब ना मेरे पास था, ना डॉक्टर के पास था। लगभग 4 दिनों तक घर में खामोशी सी रही, जिसके बाद मुझे लगा ऐसी खामोशी से घर वालों को बाहर निकालना होगा। मेरा प्लान था कि पूरा का पूरा परिवार हिमाचल में कहीं घूम कर आए। अपने माता पिता को मनाना सबसे ज़्यादा आसान था। भैया और भाभी को मनाने में थोड़ा समय लगा। चाचा चाची को और बाकी रिश्तेदारों को हमने मना लिया। मैंने 4 नौकरों को भी अपने साथ आने के लिए तैयार किया था, ताकि वहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरा का पूरा परिवार हिमाचल में था और वहाँ बहुत ज़्यादा हम मजाक कर रहे। मैं चाहता था पुराने गमों को जल्द से जल्द भुलाया जाए, तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है ना। लेकिन बार बार भाभी जैसे उसी चीज़ से परेशान थी। वो कह रही थी मामा जी के साथ और मामी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो साधारण नहीं लगता। ऐसा लगता है हमारे घर पर किसी ने कुछ किया कराया है। वहाँ पंडित जी, पुजारी जी, बाकी बाबा सबने कर तो दिया है कुछ, लेकिन मुझे फिर भी रात के वक्त डर लगता है। कमरे से बाहर निकलने से डर लगता है। तभी भाभी को भैया ने चुप करवा दिया। जैसे भाभी कुछ बताना चाहती थी, लेकिन भैया बार बार भाभी को चुप करवाए जा रहे, आंखें दिखा रहे थे, तो भाभी चुप हो गई। माँ ने भाभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने आगे कुछ नहीं बताया। हिमाचल में लगभग 5 दिन हम रहने वाले थे। सबसे पहले तो पूरा का पूरा परिवार शिमला में एक बड़े होटल में रुकने वाला था। वहाँ हम सिर्फ 2 दिन रुके थे। जैसे ही वहाँ से निकलने वाले थे, वहाँ ऐसा हादसा हमारे साथ हो सकता है हमें पता नहीं था। जब हम अपने अपने कमरे में थे, नीचे से चीखने की आवाज़ आई। मैं भागा भागा गया। नीचे मैंने भाभी को देखा, जिनकी एड़ी मुड़ चुकी थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त वो नीचे कोई चीज़ लेने के लिए जा रही थी कि उनकी एड़ी थोड़ी सी टेढ़ी हुई। वो सीढ़ी से फिसली, इसी कारण उनकी एड़ी में और घुटने में थोड़ी सी चोट आ चुकी थी। लेकिन भाभी को जब अस्पताल ले जाया जा रहा था ना, एम्बुलेंस में भैया, भाभी, मैं और मेरी माँ बैठे थे। भाभी बार बार कह रही थी मुझे बताना होगा, मुझे बताना होगा।
रात को हमें मरे हुए नजर आ रहे हैं। मामा जी और मामी जी रात को बेड के सामने नजर आते हैं, बिल्कुल जैसे मामी जी को मामा जी नजर आने लगे थे। भाभी भी अब वही कुछ कहे जा रही, जिसके बाद भैया ने भाभी को चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन भाभी गुस्से में थी। वो डर रही, वो कह रही थी कुछ ना कुछ हमारे ऊपर किसी ने किया है, हमें अपने ऊपर निवारण करवाना होगा। भैया चुप करवा रहे थे भाभी को, लेकिन भाभी ने सब कुछ बता दिया। शुरू से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है। पिछले लगभग 3 महीने से उनके कमरे के ऊपर कुछ परछाइयां नजर आ रही थी। भैया को लग रहा था कि भाभी पागल हो रही हैं या ऐसा कुछ उनके साथ होता है, लेकिन भाभी ने बार बार भैया को समझाया ये सच है, जब घर पर कुछ किया कराया होता है तब ऐसा होता है। भैया माने नहीं। 3 महीने बीते। जब मैं यहाँ पर वापिस आया उसके बाद से हादसे शुरू हो गए। उसके बाद हम उस ट्रिप को छोड़कर सीधा घर आ गए। भाभी का इलाज भी हमारे घर में ही होने लगा था। डॉक्टर यहाँ पर आते जो कि देश के सबसे मशहूर डॉक्टर थे। फ्लाइट बुक होती और बेंगलोर से वो यहाँ पर आते भाभी को देखने के लिए हर रोज। इस तरह अगले 3 दिनों तक भाभी की एड़ी का इलाज हुआ। थोड़ी सी मुड़ी थी, कोई हड्डी नहीं टूटी थी। दवाइयाँ दी गई, भाभी अब चलने लायक हो गई थी। लेकिन भाभी की बातें जैसे धीरे धीरे सच साबित होने सी लगी थी। मेरे पिता को रात को भयानक सपने आने लगे और उन्हें यह बताना पड़ा, क्योंकि माँ भी रात को डरती। पिताजी रात को चीखने लगते। आवाज कमरे से बाहर तो नहीं जाती, लेकिन दांतों को चबाते हुए ऐसे चीखते जैसे सपना इतना भयानक हो, उन्हें कुछ हो रहा हो। उठकर पसीने से तरबतर माँ से पानी मांगते और कहते, ये तो हर रोज होने लगा है। सच लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया कराया है। और एक रात मेरे पिता को लकवे का जैसे दौरा पड़ा हो, शरीर में लकवा मार गया। वो सिर्फ आंखें हिला पा रहे थे और डॉक्टरों ने चेक किया। उन्हें अस्पताल भर्ती करने की बात चल रही थी, लेकिन हमने घर में वो सारी मशीनें मंगवा ली। कई कमरे थे हमारे पास, एक कमरे में वो मशीनें रखी, वेंटिलेटर था, इंजेक्शन हर तरह के महंगे हमने वहाँ पर मंगवा लिए। दवाइयों के लिए वहाँ पर रैक बनवा लिए, किसी भी दवाई की कोई कमी ना हो। शाही परिवार होने का एक फ़ायदा था कि हम अपने पिता का इलाज घर में करवा सकते थे, लेकिन मेरे पिता बार बार आंखें हिलाकर जैसे कोई इशारा करने की कोशिश कर रहे हों। और तब मुझे लगा था हमें घर में झाड़ फूंक तो करवानी होगी। कुछ ना कुछ है, कोई बुरा साया या कुछ ऐसा जो हमारे परिवार पर एक काली शक्ति की तरह आकर बैठ गया है। घर में एक तांत्रिक को बुलाया गया था और उस तांत्रिक को पूरी घटनाओं के बारे में बताया गया। पिताजी को लकवा मार चुका है, मामा मामी जी की मौत हो चुकी है, भाभी की एड़ी में चोट लगी और कारण कुछ ऐसा ही था। भाभी को कुछ नजर आया सीढ़ियों पर, इसलिए वो गिर गई थी। सब कुछ उस तांत्रिक को बताया गया और वो तांत्रिक कहने लगा, तंत्र विद्याओं से ऐसी शक्तियों को देखने के लिए रात के वक्त का इंतजार करना पड़ता है। रात के जब 12 बजेंगे सब अपने अपने कमरे में होने चाहिए, क्योंकि ऐसी शक्तियां तभी काम करती हैं जब आप अपनी अपनी जगह पर हों। रात के वक्त वो तांत्रिक बाबा हमारे इस घर में अलग अलग जगह घूमने लगा था। इससे पहले एक ही शाम में 3 नौकरों ने काम छोड़ दिया था। उन्हें डर था उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। तांत्रिक बाबा रात के वक्त घूमते रहे और उन्होंने कहा था, मैं पूरी रात पहरा लगाऊंगा, यहाँ कुछ भी ऐसा होगा नहीं। अगर मुझे कोई शक्ति महसूस हुई उसके बाद मैं उस शक्ति को काबू कर लूँगा। सुबह जब हम उठे चीख पुकार मची हुई थी। 3री मंजिल पर मंदिर के बिल्कुल सामने उस तांत्रिक की लाश टंगी थी और सर में वो तेज धार 12 सिंगे का सींग घुसा हुआ। उस 12 सिंगे को मंदिर के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर हमने लगाया हुआ था। पिताजी को ऐसा ही शौक था शिकार का, मेरे भाई को भी शिकार का शौक था, और उस 12 सिंगे के एक सींग के बीच इस तरह सर को घुसेड़ देना कोई आसान काम नहीं था। ये कोई काली शक्ति का काम नहीं, ये तो किसी इंसान का काम लगता है।
तांत्रिक का कत्ल हुआ था, कत्ल। तांत्रिक के हाथ खून से सने हुए थे। ऐसा लग रहा था यहां पर कोई मुकाबला हुआ हो। उस तांत्रिक का काफी खून बहा था और मरने से पहले जैसे नीचे एक निशान बनाया गया था, एक गोला, उसके अंदर कई डॉट्स और एक खास निशान। ये निशान जैसे उस तांत्रिक ने बनाया हो या कातिल ने बनाया हो। वहां पर पुलिस भी आ चुकी थी। अच्छे से तहकीकात की गई। सभी के सभी नौकरों से पूछताछ की गई। जो नौकर काम छोड़कर जा चुके थे उनसे पूछताछ की गई। घर वालों से पूछताछ की गई। हमारा रुतबा काफ़ी ज़्यादा था। इस खबर के बाहर आने के बाद हमारी इज्जत काफ़ी कम हो जाती। पुलिस वालों ने ये बात को दबाए रखा और उस तांत्रिक का कत्ल पास के जंगलों में हुआ है ये बात चारों तरफ फैला दी। इसके बाद तहकीकात जारी रही। घर में पुलिस वाले आते, पूछताछ करते, किस पर शक है किस पर नहीं ये पूछा जाता। उस निशान के बारे में मैं पुलिस वालों को कह रहा और पुलिस वालों ने कहा, ये निशान पक्का किसने बनाया है? आप बता सकते हैं क्या ये कातिल का काम हो सकता है? हमें तो नहीं लग रहा। निशान तो काफ़ी दूर बना है। ये खून से बनाया गया निशान हो सकता है, या वैसे ही खून एक जगह इकट्ठा हो गया तो ये निशान बन गया। मैंने ध्यान से देखा था कि वो जो तांत्रिक था ना, उसकी उंगली पर खून लगा था एक तरफ, और उंगली से जैसे उसने निशान बनाने की कोशिश की हो। लेकिन पुलिस वालों का मानना था ऐसा नहीं है, ये तांत्रिक का काम नहीं है। मुझे लगने लगा था यह तांत्रिक मारा गया है, घर में कुछ है, कुछ ऐसा जो बुरी शक्तियों में बंधा हुआ है। उसके बाद पिता से इजाज़त लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। पिता को लकवा मार चुका था। भैया से मैंने पूछा कि हर एक कमरे को खुलवाना होगा, उन कमरों को भी जो पिछले 40 सालों से बंद हैं। हमें हर तरह की तलाशी लेनी होगी। कोई ऐसी शापित चीज़ तो नहीं, कोई ऐसा काला जादू तो नहीं जो किसी ऐसी जगह कोई करके चला गया हो। हमें तहकीकात करनी होगी। लेकिन मेरे भैया डरे हुए। लेकिन मेरे चाचा इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कुछ ऐसा है जो घर में छिपा है। हो सकता है कोई अपना हमें धोखा दे रहा है। उसके अगली रात, यह बारिश की रात, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर से बारिश होती जा रही थी। घर में कई नौकर थे, परिवार वाले थे, और ये रात इतनी भयानक हो जाएगी किसी को पता नहीं था। बारिश रात के वक्त भी काफ़ी तेज़ थी। सड़क पर थोड़ा सा पानी आ चुका था, लेकिन हमारे महल के अंदर आने वाले रास्ते में ज़रा भी पानी नहीं था। गेट के अंदर की तरफ जैसे कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई जिसे देखकर हमारा एक नौकर भागा भागा अंदर की तरफ आया। भीग चुका था और कहने लगा, साहब गेट पर जैसे कोई कुछ फेंक कर गया है, देखिए। मैं उस तरफ जाना चाहता था, लेकिन मेरे चाचा कहने लगे, रुको तुम, मैं देख कर आता हूँ। ऐसा ना हो कोई बाहर से कुछ और चीज़ फेंक कर जाए या तुम्हें नुकसान पहुँचाए। तुम घर के छोटे बेटे हो, तुम अंदर रहो, मैं देख कर आता हूँ। उस नौकर के साथ मेरे चाचा जी गए। 10 से 20 मिनट हो चुके थे। चाचा जी वापस नहीं आए और उस तरफ दूर तक देखना मुश्किल हो रहा। बीच में पेड़ ही बहुत ज़्यादा लगे हुए। जब 20 से 30 मिनट हो गए, चाचा जी नहीं आए, उसके बाद मुझे डर लगने लगा। मैंने भैया से कहा, भैया चलो देख कर आते हैं। मेरे भाई ने भी कहा, चलो चलो हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। जिसके बाद हम इकट्ठे उस तरफ देखने के लिए गए। उस गेट पर नौकर की लाश टंगी थी और नीचे चाचा जी पड़े हुए। चाचा जी के मुंह से झाग निकल रही थी। दोनों मरे पड़े थे। ये देखते ही हड़बड़ी में हमने चाचा जी को उठाया। मैं उस नौकर को नीचे उतारना चाहता था, जैसे उस नौकर को बांधा गया था, रस्सियों से बांधा गया था। उसके बाद उस नौकर के मुंह से भी झाग निकली हुई थी, यानी जहर उसे भी दिया गया है। और नीचे पड़े हुए ढेर सारे नींबू और कुछ जानवरों की हड्डियां। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर काला जादू किया हो। हम चाचा जी को अंदर ले आए थे, लेकिन उनकी सांसें नहीं चल रही। हमने डॉक्टर को फ़ोन किया, एम्बुलेंस को बुलाने की बात कही, लेकिन बारिश के कारण सड़कें जाम हो चुकी थीं। एम्बुलेंस कई जगह फंसी हुई जो निकल नहीं पा रही। हमारे पास वो कमरा था जहाँ पर हर तरह की हमारे पास सुविधा थी। डॉक्टर से हमने कॉल करके पूछा, आखिर चाचा जी के साथ क्या करें। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाने को कहा।
लेकिन लाश को जितने भी इंजेक्शन लगाए जाएं, दिल चलाने की जितनी भी कोशिश की जाए, मुर्दा मुर्दा ही होता है। लाश को वहीं वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन हमें वेंटिलेटर का असल से इस्तेमाल करना नहीं आता था। फिर हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस भी वहां आ नहीं पा रही थी। आज की ये बारिश इतनी भयानक थी कि हर कोई हैरान घबराया हुआ। चाची जी ये बात सुनते ही बेहोशी के मारे पड़ी हुई वहीं सोफे के पास, उन्हें होश नहीं आ रहा। हमने चाची जी को उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाची जी होश में ही नहीं आ रही। घर में ऐसी मनूसियत थी और मेरे भाई ने कहा, लगता है घर में कुछ है, हमें इस घर को छोड़कर जाना होगा कहीं और, उसके बाद देखते हैं। मुझे लगता है घर पर किसी ने कुछ किया है। मैंने भी हामी भरी थी। पिताजी तो बोल ही नहीं पा रहे, माँ भी मान चुकी, भाभी को भी मनाया और घर में रहने वाले कुछ और रिश्तेदार और मेरे भाई के कुछ दोस्त, सबने हामी भरी थी। लेकिन अब तो परायों पर शक सा होने लगा था। सभी के सभी हॉल में इकट्ठे हो चुके थे। बारिश तेज थी, यहां से बाहर निकलना मुश्किल था। सड़कों पर पानी भर चुका था। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे कदमों की आवाज एक कमरे से सुनाई देने लगी, हर किसी के होश उड़ चुके थे। यहां पर हमारे सिवा और कोई मौजूद नहीं होना चाहिए। सभी नौकर, परिवार वाले, दोस्त, संबंधी सभी यहां पर मौजूद थे। तो कमरे में चल कौन रहा है? और चलते चलते बाहर तक जो आया, सब हिल चुके थे। चाचा जी को देखते ही मैं भागा भागा उस तरफ गया। लेकिन जैसे ही चाचा जी की आंखें दिखीं, चाचा जी की आंखें जैसे पूरी तरह से सफ़ेद सी हो गई थी। चेहरा पूरा पीला था, शरीर ठंडा पड़ा हुआ। मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी एक लाश की तरह चल रहे थे। और फिर चाचा जी ने मुझे काटने की कोशिश की। मेरे कंधे पर दांत कड़ाए। मैं चीखता हुआ पीछे की तरफ गया, जिसके बाद मेरे भाई ने मेरे चाचा जी को पकड़ा। 2 नौकर और लगे थे, लेकिन चाचा जी को संभालना आसान नहीं था। मेरे चाचा जी की नजरें तो मेरी मां की तरफ घूरते घूरते जैसे मेरी मां का गला दबोचना चाहते थे। वो चाचा जी थे ही नहीं, जिंदा लाश थी, जिंदा लाश जिसे दर्द नहीं होता। चाहे मारो, चाहे उंगलियों को मरोड़ दो, दर्द नहीं होता। वो तो बस मेरी मां को मार देना चाहते थे। हमने चाचा जी को एक खटिया के साथ बांध दिया, मोटी पुरानी खटिया। एक कमरे में, जो कि दादाजी का कमरा था, वहां पर खटिया में बांधे चाचा जी जैसे उन लकड़ी के हिस्सों को तोड़ देना चाहते थे। एक ऐसे इंसान को कैसे बांधोगे जो हड्डियां टूटने के बावजूद भी बिना दर्द के अपने हाथों को, पैरों को छुड़ाना चाहता हो। रस्सियां लपेट डाली थी पूरे के पूरे शरीर पर, जिसके बाद उनकी चीखें पूरे के पूरे घर में गूंजे जा रही। 4 नौकर डर कर भाग गए। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते थे। उनका मानना था घर में जो हो रहा है, आज की रात भयानक होने वाली है। पिताजी अपने ही कमरे में थे जब पिताजी के चीखने की आवाज आई। उन्हें तो लकवा मार चुका था, वो बोल नहीं पाते थे, सिर्फ देख पाते थे। और वहां पर जब सब पहुंचे, पिताजी की चीख आखिरी चीख थी। पिताजी का सर धड़ से अलग करके एक अलमारी के ऊपर रखा हुआ और नीचे खून ही खून। चीख पुकार हर तरफ। सबको लग रहा घर से भागो, घर से बाहर भागना चाहते थे सब के सब। लेकिन मैं और मेरा भाई सबको कह रहे, बाहर मत जाना, बाहर और खतरा हो सकता है। लेकिन हमें पता नहीं था बाहर कितना खतरा है, अंदर कितना खतरा है। जैसे ही हम बाहर की तरफ भागे, सब सहमति के साथ कि गेट से बाहर निकलेंगे, किसी ना किसी के पास जाएंगे, शायद घर में किसी ने काला जादू किया है। 4 नौकर जो घर से बाहर भागे थे, गेट के ऊपर उन 4 की लाशें टंगी हुई थी। 4 की 4 लाशें जो थी ना, उनकी बाजुएं और टांगें काट दी गई थी। किसी ने भयानक तरीके से उन्हें मारा था। उसके बाद बाहर पड़ी हुई 2 लाशें,
जिनके गले में फांसी का फंदा लगाया गया। सड़क में पानी था, वो लाशें जैसे फूल कर पानी के थोड़ा थोड़ा ऊपर आई हुई। 1.5 फुट पानी गली में भरा हुआ और लाश बाहर, यानी खतरा तो बाहर भी है। हमारे कई दोस्त, कई संबंधी वहाँ गेट को खोलकर बाहर जाना चाहते थे। भीड़ का फ़ायदा उठाकर वो चले गए, जिसके बाद जो घर में रहने वाले हम 5 लोग यहीं पर मौजूद। बचना सबको था। हुआ क्या है? कातिल है कोई या कोई शैतानी शक्ति? जवाब चाहिए था और हम घर में वापस। मैं, मेरा भाई, भाभी, माँ और चाची जी, सिर्फ हम ही बच्चे थे। यहाँ पर सिर्फ हम ही थे। और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में छिपना चाहते थे। सबको लगा भरोसा किसी पर किया नहीं जा सकता, तो अपने अपने कमरे में सब छिप गए। मैं अकेला था जो बाहर बरामदे में बैठा हुआ। मुझे सबकी सुरक्षा करनी थी। मुझे नहीं पता था ये कौन कर रहा है, और शक भी किसी पर नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है घर में भयानक। तो मैं एक एक करके बाकी कमरों में देखने लगा। मेरे पास हमारी पुश्तैनी तलवार थी। जो भी सामने आएगा मैं मार डालूंगा। अब मैं किसी के सामने हथियार नहीं डालने वाला, डरने वाला नहीं, सीधा का सीधा हमला करूंगा। मैं एक एक करके कमरों को देखने लगा। मुझे कई जगह परछाइयां नजर आती, कई जगह गिरे हुए जैसे नींबू मिले, छिपाई गई मिर्च मिली, खून पैकेट में रखा गया जैसे छोटे छोटे बक्सों के अंदर रखा। मैं हर एक चीज़ को खोल कर देख रहा, और मुझे वहाँ हर एक चीज़ के अंदर हड्डियाँ मिल रही, जादुई चीज़ें, गुड़िया, ऐसा ऐसा सामान पड़ा जैसे घर में किसी ने काला जादू किया हो। और ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी चीज़ रख कर गया है, पूरे घर में बंद पड़े कमरों के अंदर चीज़ें तक रखी गई थी। हमें मारने की तैयारी थी ये पूरी की पूरी। एक कमरे में मैंने एक काले से रंग का आदमी देखा। उसकी चमड़ी जली हुई थी, आंखें जैसे पूरी तरह से बंद, फिर भी वो मुझे देख पा रहा। 4 कदम मैंने पीछे हटाए, वो मेरे पीछे पीछे। वो मुझे पकड़कर मार देना चाहता था। मैंने तलवार से उसके 4 टुकड़े किए। चारों टुकड़े वहां पर पड़े हुए। इससे पहले मैं किसी को बताता, वो चारों टुकड़े राख बन गए और राख हवा में मिल गई। जैसे उसका शरीर था ही शैतानी, कटने के बाद बदल गया। मैंने उसे मारा और मैं समझ गया ऐसा कुछ है यहाँ पर, मुझे बाकियों को बताना चाहिए। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, बरामदे में पंखे के ऊपर लटकी हुई माँ की लाश देखकर मैं घुटनों पर आ गया, जैसे उन्होंने खुदकुशी की हो। लेकिन मेरी माँ बहुत ताकतवर थी, कभी डरती नहीं थी। मेरी माँ ने खुदकुशी कैसे कर ली मैं जान नहीं पाया। ये रात ऐसी भयानक रात थी जो हमारे पूरे परिवार पर कहर बनकर बरपी थी। वो रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही और बाहर बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही। माँ की लाश को देखकर वहां पर सबकी आंखें नम हो गई थीं। मैं, मेरा भाई और भाभी वहीं पर, लेकिन चाची सीढ़ियों से ऊपर भाग रही। नहीं नहीं, वो हमें मार डालेंगे, वो हमें मार डालेंगे। और मेरे चाचा जी जो कि अंदर से आवाजें लगाए जा रहे, तुझे आना होगा दीक्षा, तुझे आना होगा मेरे पास, और कोई रास्ता नहीं है। चाचा जी की लाश जो खत्म नहीं हुई और चाची जी पागल होने की कगार पर, सीढ़ियों पर थी वो, जैसे कोई वहां पर चाची जी को खींच कर ले जा रहा, टांग से पकड़कर ऊपर की तरफ ले जा रहा। नजर कोई नहीं आ रहा। मेरा भाई डर गया। भाभी भी वहीं पर बैठ चुकी थी। मैं तलवार लेकर भागा। मैं हवा में तलवार चला रहा कि कौन है जिसने भाभी को टांग से पकड़ा है। नजर तो कोई नहीं आ रहा। मैं तलवार चलाता गया और उसके बाद वो तलवार जैसे वहां आर पार हुई थी, हवा के आर पार। उसके बाद महसूस हुआ जैसे शरीर में गई हो। ऐसा महसूस होता है ना
जब मांस में कोई चाकू जाता है या सब्जी में, एहसास हो जाता है। मैंने तलवार से वार किए। चाची जी नीचे ही थी। अचानक चाची जी नीचे से गायब होकर तलवार के बीच में कैसे आ गईं, मुझे नहीं पता चला। चाची जी मेरे सामने कटी हुई पड़ी थी। आंख के बीच भी तलवार जैसे गड़ा दी थी मैंने, लेकिन मैं तो बस मारे जा रहा था। चाची जी तो नीचे थी ना। मेरे हाथों कत्ल हुआ चाची जी का और मैं सन्न नीचे की तरफ भागा और नीचे जाकर देखा चाचा जी का कटा हुआ शरीर पड़ा था। मेरे भाई ने तलवारों से चाचा जी को काट डाला, जो कि खटिया से खुद को अलग करके आ चुके थे, लेकिन अब भी कटा हुआ सर बोले जा रहा वो नाम। उसने मेरे भाई का नाम लिया था। बलराज, तूने जो किया था तुझे सजा तो मिलेगी ना। बलराज, लोगों को जिंदा नहीं जलाते, किसी के परिवार को जिंदा नहीं जलाते, अपना परिवार भी मरता है। मेरे भाई ने तलवार से चाचा जी के सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर मेरा भाई वहां सोफे पर बैठा हुआ। मैं और मेरी भाभी एक दूसरे की तरफ देख रहे। मैंने भैया से सवाल पूछा, भैया ये सर क्या कह रहा था, भैया बताइए। मेरा भाई फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ज्यादा रोने लगा। उसके बाद भाभी ने भी सवाल पूछा और फिर भैया ने खुद ब खुद बोलना शुरू कर दिया, मेरी गलती थी। ये बात 7 साल पहले की है, जब तू यहीं पर था। याद है तुझे, मैं शिकार के लिए जाया करता था और एक बार वहां पर हमारा नौकर मारा गया था। मैं अकेला आया था, शरीर जख्मी था। वहां उस समय कोई सुअर नहीं मार गिराया था। हमारा सामना एक डायन से हुआ था, डायन से। पहले तो वो डायन वहां अजीब सी चीज कर रही, काढ़ा बना रही। मैंने उसको कहा था, चली जा, यह हमारा इलाका है। उसने कहा, मैं बस रहना चाहती हूं। मुझे लगा ये क्या है, कैसी औरत है। मैंने उसके काढ़े पर गोली चलाई थी और तब उसने मेरी आंखों के सामने रूप बदला, मुझे डराया और कहा, चला जा, जिंदा रहना चाहता है तो चला जा। जब वो पीछे मुड़ी, मैंने उसके सर के ऊपर गोली चला दी। इंसान को नहीं मारा था, मैंने तो एक डायन को मारा था ना, लेकिन उसका परिवार भी वहीं पर था। सब अजीबोगरीब जादूगर थे और सब पर गोलियां चलाई। वहां उनके घरों में रखकर उस घर को आग लगा दी थी। इस तरह उन्हें खत्म किया। और हमारा जो नौकर था ना, उसने कहा था, आपने गलत किया है। मैं पागल हो गया था उस समय, पागल। मैंने भी उस नौकर को मारा था। वो नौकर जो घर में आग लगने के कारण मारा गया, कहा था ना, वहां जलाया था उसे भी। शायद ये मेरी जिंदगी की गलती थी, उसके सिवा मैंने कुछ बुरा नहीं किया। हम सब स्तब्ध थे। एक डायन को मारा था, उसके घर को जलाया, उसके परिवार को जलाया। हो सकता है वो डायन ऐसा कर रही हो, लेकिन हमें खुद को बचाना था, पहले खुद को बचाना था। तब भाभी कहने लगी, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो, घर से निकलना होगा। अगर ऐसा है तो घर में जादू टोना होगा, हमें घर छोड़कर दूर जाना होगा, इकट्ठे। ऐसा करो, तलवारें लेकर आओ, ज़्यादा से ज़्यादा, हमें हथियार चाहिए होंगे, पता नहीं क्या हमारे सामने आ जाए। मैं 2 तलवारें लेने के लिए ऊपर वाले कमरे में गया। जैसे ही मैं ऊपर चढ़ रहा, मेरा दिमाग घूमा। भाभी अलग सी बात कर रही थी और भाभी बड़े आराम से भाग रही थी, जबकि उनकी एड़ी तो मुड़ी हुई थी। ये कैसे? पहले से डरा हुआ तो मुझे शक हुआ। मैं तलवारें लेकर नहीं आया, 2 सीढ़ियां चढ़ा था, जल्दी से छिपकर मैं पीछे देखने लगा। मैंने भाभी को देखा, भैया की छाती पर बैठकर एक भयानक रूप बनाते हुए, भैया के आंखों के अंदर अपने अंगूठे गड़ाकर आंखें बाहर निकाल ली थी। भैया चीख भी नहीं पा रहे, क्योंकि भाभी ने अपने पैर को छोटे आकार का बनाकर भैया के मुंह में डाला हुआ था। भैया की आंखें बाहर निकाली, जीभ खींचकर बाहर निकाली, उसके बाद गर्दन काटकर सर को फाड़ डाला था। ये देखा मैंने, चीख तक ना पाया। मैं
छत पर चढ़ा और पीछे वाली खिड़की खोलकर नीचे उतरा। किसी को बिना बताए मैं भागा था, बिना बताए। वहां मैंने चीखें सुनी थीं, चीखें जो उस घर में गूंज रहीं, इस परिवार में कोई नहीं बचेगा। मैंने एक खिड़की पर मेरी तरफ देखती हुई भाभी का वो चेहरा देखा था, मुस्कुराती हुई, जैसे वो कोई चुड़ैल हो या डायन हो। और वहां उन्होंने कहा था, बचेगा तो तू भी नहीं, सच्चाई जान गया तू, लेकिन मौत तेरी भी लिखी है। मेरा परिवार भी मरा था, इसने मेरी माँ को मारा था, मेरी माँ को, फिर मेरे परिवार को जलाया था इसने। मैं वहाँ नहीं थी, खुशकिस्मत थी, बदला लेने में ज़रूर आई, और पूरे परिवार का अंत, ये मेरी जिद है। तू भी नहीं बचेगा। मैं दीवार फांद कर भागा था। भाभी ने मेरा पीछा किया, या कहूँ उस डायन ने मेरा पीछा किया। छिप छिपाकर मैं वहां से निकला, बिना किसी को बताए, क्योंकि उस तक वो बात तो पहुंच जाती। अनजानों की तरह, गैरों की तरह छिपता छिपाता आज भी जिंदा बचने की कोशिश कर रहा हूं। गरीबी में काम करके गुजारा कर रहा हूं, लेकिन जिंदा हूं। जानता हूं जब मेरा पता उसे मिलेगा, वो डायन मुझे मारने के लिए जरूर आएगी। और अखबारों में जो खबर छपी थी वो भयानक थी। मेरा नाम लिखा था और नीचे पूरी खबर कि मैंने अपने पूरे परिवार को नौकरों समेत मारा और मैं घर से भाग गया। भाभी की लाश गेट पर टंगी फोटो थी वहां पर, और उस पर एक चिट्ठी, मेरी लिखावट, और लिखा गया, मैं अपने परिवार से दुखी था, ये सब मैंने किया है। जैसे मुझे फंसाया गया, लेकिन मैं जानता था भाभी की सिर्फ लाश है, ये डायन कुछ भी कर सकती है। कहते हैं डायन अपने जैसा स्वरूप बना लेती है। छिपता छिपाता शाही परिवार का अकेला सदस्य, गरीबों की तरह, मजलूमों की तरह आज भी जिंदा रहने की कवायद में है। या तो मुझे वो डायन पकड़ेगी और मार देगी, या मैं जेल में पहुंच जाऊंगा, वहां भी वो मुझे मार देगी। वो कहीं भी आ सकती है, कहीं भी जा सकती है, और उसके हाथों मरना ही मेरा सबसे बड़ा डर है। मैं वो नहीं चाहता, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा मैं कहां पर हूं, लेकिन अपनी ये भयानक कहानी आप तक जरूर पहुंचाई है। आप भी ध्यान रखिए, जब किसी का बुरा कर रहे हो, सामने कोई ऐसा ना हो जो आपका और भी ज्यादा नुकसान कर सके, वो भी परिवार समेत।